Hello guys, welcome back to my channel. This is Sananya Juneja and today I have a guest for you. और ये एक और व्लॉग में आई थी मेरे साथ. You know कौन सा व्लॉग? So comment down below अगर पता है तुम्हें. And Arshia, please introduce yourself. So hi, this is Arshia और हम इंट्रोडक्शन में क्या क्या बोलते हैं कि आप कहाँ से पढ़े हो, आपके पास कौन से सब्जेक्ट्स थे, आज हम किस बारे में बात करने आए हैं. हाँ ओके, तो मैंने 10th नारायणा में ख़त्म करी थी. 10th तक मैं नारायणा में पढ़ी थी एंड उसके बाद 11th और 12th मैंने करी थी तमिलनाडु में एक स्कूल में, जहाँ मुझे नीट की कोचिंग मिली. साइड बाई साइड CBSE का भी था एंड मेरे पास थी सब्जेक्ट्स क्या थी, PCMB थी एक्चुअली. और और उसके बाद मैं नीट की तैयारी करी थी. एंड तो इस वीडियो में बेसिकली हम यही बताने वाले हैं कि नीट के अलावा आपके पास और क्या क्या ऑप्शंस है जो आप लोग दे सकते हो. तो अर्शिया, आपका मेन एम नीट ही था या और भी आपके पास ऑप्शंस आपने रख रखे थे? हाँ, मेरा मेन एम तो वैसे नीट ही था, डॉक्टर इज लाइक डॉक्टर. बट एक्चुअल में अगर वैसे देखा जाए तो एक साइड इंटरेस्ट अगर देखेंगे तो एक क्राइम रिलेटेड, फॉरेंसिक साइंस एंड ऑल, वैम्पायर डायरीज से तो इन सब में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट था, ये क्राइम स्टफ्स के लिए. तो मैंने साइड में और भी ऑप्शंस रखे थे कि नीट के अलावा और क्या क्या मैं देख सकती हूँ या दे सकती हूँ. तो आपका इस बात पे क्या ओपिनियन है कि आप खाली नीट के हिसाब से ही पढ़ो और नीट ही पढ़ो और बाकी किसी पे ध्यान ना दो और हो जाएगा फिर आपका? नहीं, मैं तो यही कहूँगी कि जैसे पर्सनल ओपिनियन अगर देखे तो यही बोलूँगी कि यू शुड लाइक हैव मोर ऑप्शंस नीट के अलावा भी. क्योंकि आधे पेरेंट्स को क्या लगता है, जिनके बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, कि नीट इज़ द ओनली थिंग, नीट में नहीं मिला तो तुम्हारी लाइफ इज़ लाइक ऑल गॉन, कि कुछ है ही नहीं तुम्हारी लाइफ में. और वो एक्चुअली बच्चों को बहुत ही गलत वे में लेके जाता है. वो बच्चे अलग रॉन्ग पाथ में जाते हैं कि लाइक क्या करूँ नीट में आने रहे, क्योंकि कंपटीशन बहुत बहुत ज़्यादा होती है उसकी. राइट. कि बच्चे क्या करते हैं, सब दे देते हैं नीट के लिए, कि सब सैक्रिफाइस कर लेते हैं. बट जब नहीं होता, नहीं, कुछ बच्चों का नहीं होता है, क्योंकि सबके उसमें तो नहीं लिखा है कि डॉक्टर इज द ओनली थिंग, और भी तो ऑप्शंस है. तो मैं तो यही कहूँगी कि नीट दो तुम अब लगा दो, लाइक पूरी एनर्जी उसी में लगा दो, बट साइड बाय साइड तुम्हें और भी ऑप्शंस रखने चाहिए जिसमें नीट का पढ़ा हुआ काम आ सके. काम राइट. yes. हाँ, और ये मोस्टली होगा आई थिंक. जो भी तुम कोर्सेज करोगे थोड़े बहुत में एक्स्ट्रा और पढ़ना पड़ेगा, वो तो होता ही है. थोड़ा वो होगा कि नीट में ये पोर्शंस नहीं आ रहा है, 2-3-4 पोर्शंस और एडेड होगी, जो अगर कोई और एग्जाम दे रहे तो उसमें आ जाए पूरा. ओके. और अर्शिया, आप हमको छोड़ के तमिलनाडु गए तो आपको वहाँ पे प्रेशर लगा? ऑनेस्टली मुझे इतना प्रेशर नहीं लगा, क्योंकि मैं तो एक्चुअली में मज़े ले रही थी. पूरे मज़े के हॉस्टल था एंड गर्ल्स हम सारी थी, तो इट वाज लाइक कि ठीक है मज़े करेंगे, यही तो है यार हाई स्कूल का वो. हाँ. बट स्टार्टिंग का मेरे ऐसे था कि मेरे को नीट के बारे में एक्चुअल में कोई नॉलेज नहीं थी. मुझे लगा नीट इज़ लाइक ठीक है, एक एग्ज़ाम है, तुम्हें एग्ज़ाम देना है, मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला. बट ऐसी 11th के मिड में आके मुझे पता लगा ओके ये बहुत गंदे वाली कंपटीशन होती है. क्लास में जो कंपटीशन होता था, फिर जाके जब मुझे पता लगा इट्स लाइक बहुत ही हेक्टिक. बट प्रेशराइज तो इतना मैंने कभी फील नहीं करा. लाइक ऑफ कोर्स होगा थोड़ा तो प्रेशर, स्कूल की तरफ से मिलेगा, पेरेंट्स की तरफ से मिलता है, बट ऑनेस्टली मुझे इतना वो नहीं मिला. और वहाँ के जो बच्चे थे, क्या वो अपने ऊपर प्रेशर लेते थे? बच्चे पूरे एज पे थे, कि गंदे वाले एज पे थे कि नीट नहीं तो कुछ भी नहीं. बट कई बार होता है कि उनको देख के हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि ओके हाँ मेरी क्लासमेट्स है, हमें टॉप करना है क्लास. ऐसा नहीं था कि स्कूल टॉप करना है, हमारा तो ये था कि क्लास टॉप करो पहले फिर जाके स्कूल टॉप करो. क्योंकि वहाँ पर लिटरली हर एक स्टूडेंट्स टॉपर थे, हर एक स्टूडेंट्स. लाइक एक क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स है तो सबका एक बार चांस आता है टॉप करने का. ऐसा कोई नहीं था कि कोई लास्ट में भी हो. मतलब तुम लोगों ने उसे एज अ गुड थिंग ले लिया, बट सब लोग ये नहीं कर पाते. डू यू एग्री? मतलब कुछ लोग बैड कंपटीशन में घुस जाते हैं. तुम लोगों ने इसे गुड, जेलसी ये सब तो बहुत कॉमन है. वो गर्ल्स के बीच में तो और भी कॉमन है ये सारे पढ़ाई के रिलेटेड अगर देखे तो. बट अगर उस सबको हम एक गुड वे में ले तो वो जो चीज होती है, वो फेस होता है, वो स्मूथली निकल जाता है. तो मैंने तो पर्सनली अपने क्लासमेट्स को इतना कॉम्पिटिटिव लिया नहीं था. मैंने कहा कि क्या ही लाइक क्यों वो एक
करना है, टॉक्सिक क्यों करना है हमें, राइट राइट वो स्मूथली लिया था तो इजी पड़ा थोड़ा। ओके, गॉट इट। तो अब हमने इस बारे में तो बात कर ली, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अर्शिया, व्हाट ऑप्शंस वी हैव इन मेडिकल एज वेल एज यू तो हैव मैथ्स ऑल्सो ना, तो वो भी बता सकते हो कि PCMB में क्या ऑप्शंस हैं। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो नीट तो है ही, एंड उसके बाद हम PCMB वाले स्टूडेंट्स जेई भी दे सकते हैं वैसे। और हमारे साथ ऐसे भी हुआ है कि लाइक नीट, जिन्होंने नीट की पढ़ाई करी थी उन्होंने जाके जेई का एग्जाम दिया, नीट में नहीं हुआ, जेई में हो गया उनका। ऐसा भी हुआ है? ऐसा भी हुआ है, लाइक 99 परसेंटाइल 95 परसेंटाइल वाले बच्चे भी थे, उन्होंने फिर तभी ड्रॉप लेके और कहा कि हम जेई वाले फील्ड में ही जा रहे, फिर हम एडवांस की तैयारी कर लेंगे। ओह गॉड, ओके। ऐसा भी है। एंड उसके बाद अभी PCB ले रखी है, हम VIT का एग्जाम दे सकते हैं एक। ओके। उसमें PCB वालों को तो एग्रीकल्चर भी मिलेगा, BSc एग्रीकल्चर ये सब, बट PCM वाले जो है बीटेक का दे सकते हैं। एग्जाम है VIT का, विच इज लाइक थोड़ा सा मुश्किल बट हो जाता है। एंड CUET है जो तू बताएगी, CUET। हाँ, CUET का तो मैं अर्शिया के साथ ही देख रही थी, तो आई गॉट टू नो। बाकी BSc तो आपके पास ऑप्शन है ही, लाइफ साइंसेज होती हैं, BSc जूलॉजी, बॉटनी, ये सब है आई थिंक। एंड बाकी जो 2 कोर्सेज मेन है वो है BSc बायोटेक्नोलॉजी एंड BSc माइक्रोबायोलॉजी, जो कि काफ़ी फेमस है आजकल CUET में। DU की बात कर रही हूँ मैं अभी स्पेसिफिकली। अब हम पूरे CUET की बात करेंगे कि आपके पास वैसे क्या क्या ऑप्शंस हैं CUET में। CUET में खाली मैं DU की बात नहीं कर रही, मैं यही बता रही हूँ आप लोगों को। प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो ऑल ओवर इंडिया हैं, उसमें आपको क्या क्या कोर्सेज मिल सकते हैं, अभी हम वो बात करेंगे आपको ऑप्शंस बताने के लिए कि खाली नीट इज़ नॉट एवरीथिंग, ठीक है। तो अर्शिया, टू यू। ओके, तो CUET का एक तो जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम के बाद हम बहुत ही ऑप्शंस फिल आउट कर सकते हैं। उसमें एक आता है पैरामेडिकल का, उसमें बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ है हमारे पास, लाइक बहुत ज़्यादा वेराइटीज़। तो सबसे पहले तो हो गया BSc नर्सिंग एंड B फार्मा हो गया, और उसके बाद एक D फार्मा भी होता है, लाइक जिनको लगता है कि B फार्मा में इतना लाइक यू डोंट हैव दैट मच मनी जिससे तुम आगे कर पाओ, या फिर तो, टाइम भी नहीं है हाँ, आपके पास, तो आप D फार्मा कर सकते हो, विच इज़ 2 years का डिप्लोमा। हाँ जी। हाँ, फिर BPT विच इज़ बैचलर इन फिजियोथेरेपी, ओके। वो, और BMLT एक है, बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। फिर B ऑप्टोमेट्री एंड B OTT जो है हमारा बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। फिर बोथ ऑफ अस हैव चश्मा, सो इट्स विद दैट। हाँ, ए चश्मा ही है ना? कौन सा B OTT नहीं, तो B ऑप्टोमेट्री। ऑप्टोमेट्री, हाँ। सॉरी कट कट कट। अर्शिया प्लीज एक्सप्लेन B ऑप्टोमेट्री एंड B OTT। B ऑप्टोमेट्री इज लाइक फॉर चश्मा एंड ऑल। इसमें एक्चुअली ये जो पैरामेडिकल है इसमें लोग आपको डॉक्टर तो नहीं बोलेंगे, बट यू कैन बी लाइक मेडिकल फील्ड में, क्योंकि बायोलॉजी वाले बच्चों को तो हमेशा से वही रहा है, हाँ, उसी लाइन में घुसे, बट डॉक्टर तो नहीं बोलोगे, वही एक काइंड ऑफ फील्ड हो गया, तुम असिस्टेंट बन सकते हो मेन उसका, एंड दिस इज एक्चुअली अ गुड थिंग। और B ऑप्टोमेट्री इज लाइक चश्मे वाला, ठीक है। एंड B OTT इज ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, वहाँ पे भी असिस्टेंट टाइप ही काम करेंगे ना? हाँ जी, ठीक है। फिर B डेंटिस्ट्री एंड B रेडियोलॉजी। ओके, सो ये सारी जो है हमारे पैरामेडिकल्स का है पूरा, कि क्या रिजल्ट आने के बाद ही तो हम भरेंगे ना, तो इट्स लाइक तुम भर सकते हो, जितनी ऑप्शंस तुम्हें मिली सारी भर ही लो तुम, यहाँ ना मिले तो कहीं और तो मिल ही जाएगा तुम्हें, हाँ, ऐसा है। लाइक सारी कोर्सेज, और अगर DU में चाहिए तो एक कोर्स या 2 कोर्सेज ले लो, और बाकी अनवांटेड भर ही सकते हो, 2 कोर्सेज या 3 कोर्सेज उनको ऊपर रख लो, बाकी कोर्सेज नीचे भर दो, बट भरना जरूर, ठीक है, प्रेफरेंस लिस्ट में अपनी, ठीक है। ये आपको चेक करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी कोर्सेज DU में हैं, उसके लिए हम अलग वीडियो भी लाने की कोशिश करेंगे, बट अभी हम पक्का नहीं बोल रहे, ठीक है। तो आप लोगों को ये चेक करना पड़ेगा, बट ये हमने बताया कि आपके पास BSc इन बायोटेक्नोलॉजी जो कि बहुत अच्छी कोर्स है DU के लिए, और BSc इन माइक्रोबायोलॉजी ये भी DU में अवेलेबल है,
और बाकी नॉर्मल बीएससी तो आई थिंक होंगी ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का आई एम नॉट श्योर, ज़ूलॉजी और बॉटनी का, जूलॉजी और बॉटनी का, ठीक है। इसके बाद हाँ जी बताओ। फिर ये एग्रीकल्चर का एक मेन होता है। एक तो हमने वीआईटी के थ्रू भी एग्रीकल्चर का भर लिया, बट पहले क्या होता था, एक आयकर का एग्जाम होता था, ICAR। ये एग्जाम होता था विच इज़ मेनली फॉर एग्रीकल्चर, बट इन्होंने क्या करा, इन्होंने CVT में इनकॉर्पोरेट कर लिया। तो अब CVT में भी हम एग्रीकल्चर का एक ऑप्शन भर सकते हैं, BSc इन एग्रीकल्चर, एंड हमें कोई अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सकती है एग्रीकल्चर की, क्योंकि आजकल लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। पहले जैसे आयकर UG था, बट अब नहीं है, एंड नाउ सिर्फ आयकर PG एंड PhD के लिए ही है। तो ये इसमें इनकॉर्पोरेट हो गया। तो किसी को भी एग्रीकल्चर का वो हो तो उनके पास दो ऑप्शन हो गए, इधर दे कैन गिव VIT, बट उनको VIT में मिलेगा किसी भी ब्रांच में, और एल्स दे कैन गिव CVT। ये है। ओके। और मैं एक बात करना भूल गई थी, अगर आपको BSc बायोटेक्नोलॉजी BHU मतलब विच इज़ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया में मिल रही है, JMI में, आई एम सॉरी इफ़ आई प्रोनाउंस दैट रॉन्ग, वहाँ पे अगर आपको मिल रही है तो आप ले लेना, बिकॉज वहाँ की कोर्सेज बहुत टॉप नॉच है अगर आपको यहाँ BSc बायोटेक्नोलॉजी मिल रही है तो, ठीक है। अब अर्शिया, आई वॉन्ट टू आस्क यू अबाउट द फोरेंसिक साइंस, जो हम शुरू में बात कर रहे थे, वेम्पायर डायरीज एंड ऑल दैट स्टफ, उसके बारे में प्लीज टेल अस समथिंग। फॉरेंसिक साइंस जो है, फॉरेंसिक साइंस है ओके। एंड इसके लिए एक एग्ज़ाम होता है हमारे पास हम कहेंगे तो 3 एग्ज़ाम्स होगा, या हम 12th पास स्टूडेंट्स के लिए तो 3 एग्ज़ाम्स ही है, और हम CVT को इंक्लूड करेंगे तो 4 एग्ज़ाम्स हो गया। तो सबसे पहला जो एग्ज़ाम है कि हमें फॉरेंसिक साइंस किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करनी है, तो वी कैन गो फॉर AIFSET, AIFSET, इसका फुल फॉर्म देख लेना आप। एंड ये देने के बाद एक्चुअली एग्ज़ाम इजी होता है, बट अगर ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हें ना हो तो तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे। लाइक बहुत बेसिक क्वेश्चन ही पूछते हैं, लाइक मेरे साथ इस साल तो बेसिक क्वेश्चन ही पूछा था इन्होंने, एंड होपफुली अगले साल भी यही हो। और इसमें क्या होता है, हमें किसी प्राइवेट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में मिलती है ये फॉरेंसिक साइंस का जो कोर्स है। और उसके बाद एक CVT सेकेंड हो गया, थर्ड इज NFAT, नेशनल फॉरेंसिक एडमिशन टेस्ट। ये क्या है, ये NFSU के लिए है ये कोर्स, और NFSU इज लाइक फॉरेंसिक वाले बच्चों के लिए NFSU इज अ ड्रीम, वो भी गुजरात इज लाइक यू नो द ड्रीम। तो इसमें हमें गवर्नमेंट में मिल सकती है। और बेसिकली NFAT जो एग्ज़ाम है ये इंटीग्रेटेड के लिए ये एग्ज़ाम, कि हम है ये वैसे सिर्फ BSc के लिए भी है, बट मेनली अगर हम इंटीग्रेटेड देखेंगे तो वी कैन गिव फॉर दिस एग्ज़ाम, किसी को अगर इंटीग्रेटेड कोर्स चाहिए। इंटीग्रेटेड इन द सेंस तुम्हें BSc और MSc दोनों साथ में मिल जाएगी। ओके गॉट इट, ठीक है। एंड दैट्स अ गुड ऑप्शन एक्चुअली, दोनों साथ में मिलना। तो ये जो एग्ज़ाम है अभी 1 hour and 30 minutes का ही एग्ज़ाम होता है। एंड उसके बाद इस साल तो 2 एग्ज़ाम्स हुए थे NFAT का ही, वन वॉज इंटीग्रेटेड फॉर फॉरेंसिक एंड क्रिमिनोलॉजी, वाओ, एंड सेकेंड वॉज इंटीग्रेटेड कोर्स फॉर सिर्फ फॉरेंसिक का। ऑलराइट, पहले क्रिमिनोलॉजी का नहीं होता था, ये इस साल सबसे फर्स्ट टाइम है ये क्रिमिनोलॉजी का। ये भी दे सकते हैं हम, बेसिक जो हमारी PCB है, फिर जनरल भी आता है इसमें, तो यही सब पूछेंगे ये जनरल टेस्ट। हाँ जी, जनरल टेस्ट, एप्टीट्यूड, ये सब आएगा एक्स्ट्रा अगर देखेंगे तो। अर्शिया, हमें थोड़ा सा और फॉरेंसिक के बारे में बताओ, फिर हम आपको छोड़ देंगे, पक्का प्रॉमिस, ठीक है। हाँ जी, इसमें ना लोगों को लगता है कि ये तो बहुत छोटा मोटा सा है, मीन जितने मैंने देख रखा है पर्सनली, अब मुझे बाकियों का नहीं पता, उन्होंने यही कहा रखा है कि छोटा मोटा से इसकी जॉब की इतनी वैल्यू वो नहीं होती, बट मिल जाए तो मेरे लिए तो, अब मेरे को इतना पसंद है तो मेरे को तो बहुत बड़ी बात है। डेफिनेटली। तो जॉब इसमें क्या क्या मिलती है, हम एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट बन सकते हैं, एंड एक क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर हम बन सकते हैं, वाओ, और क्राइम रिपोर्टर, फिर हैंड राइटिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं, रिपोर्ट्स एंड ऑल, और इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर एंड फॉरेंसिक साइंटिस्ट, फिर हम लॉ कंसल्टेंट बन सकते हैं, देन फॉरेंसिक इंजीनियर, फिर फॉरेंसिक केमिस्ट, और फिर फॉरेंसिक लिंग्विस्ट।
तो आई थिंक इसमें हमें MSc होता है ना शायद, MSc में जाके अलग अलग स्पेशलाइजेशन करनी होती होंगी। जैसे अभी बैचलर ऑफ साइंस ऑफ फॉरेंसिक एक है हमारे पास, एंड सेकंड इज बैचलर ऑफ साइंस BSc ऑनर्स इन फॉरेंसिक। ये दो अलग अलग है। उसके बाद और डिवाइड होता है, ये क्या होता है कि MSc इन फॉरेंसिक साइंस फर्स्ट ऑप्शन होता है, या फिर MSc इन फॉरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी जो 2 साल, सारी MSc तो 2 साल की है। एंड फिर एक है MSc इन इंफो सिक्योरिटी एंड साइबर फॉरेंसिक। सो मतलब हमारी एक ना फ्लो चार्ट बन जाती है इससे कि BSc के बाद हमने सिर्फ BSc कर रखे फॉरेंसिक की, उसके बाद MSc में हमारे पास और ऑप्शंस मिल जाती है। एंड उसके बाद जो PhD होती है विच इज़ फॉर डिसिप्लिन्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस। फिर एक MD है फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी में, वो है 2 साल की। तो डिपेंड करता है कि हमें जॉब कहाँ कहाँ मिल रही है, तो उसके लिए हमें क्या क्या सब खत्म करना पड़ता है कि नहीं। इतना तो मैंने डीपली बहुत ही इन्वेस्टिगेट नहीं करा इसके रिलेटेड, ये बहुत है हमारे लिए। ठीक है, मुझे एक सरफेस लेवल पे पता है और मुझे यही पता लगा। ठीक है, अगर किसी और को कुछ पता हो तो हमें कमेंट पे भी बता सकते हैं। हाँ थैंक यू। आप प्लीज़ हमें नीचे कमेंट्स में आपके पास जो भी नॉलेज है हमसे शेयर करिए। एंड अगर आपको हमारे इनसाइट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो और ऑप्शंस हम बाद में डिस्कस करें क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा बन रहा है। तो बाकी ऑप्शंस में क्या क्या आता है? ओके, ब्रीफ उसमें बताना है तो और ऑप्शन हमारे पास एक है आइसर का, IISER। आइसर इज लाइक बहुत लोगों को इंटरेस्ट होता है रिसर्च करना। एक टॉप मेरा तो क्या था कि मेरे को तो कैंसर पे रिसर्च करना है और क्या क्या होता है, तो मैंने ऐसे ही बोला। मेरे पेरेंट्स को लाइक आइसर का एग्जाम देके देख, दैट्स अ गुड एग्जाम, ये बहुत बहुत अच्छा एग्जाम है। एंड बैंगलोर ट्रिवेंड्रम यहाँ मिल गया तो इट्स लाइक योर लाइफ इज सेट एक्चुअली। तो मुश्किल होता है, जितना बोलने में ईजी है बहुत मुश्किल होता है ये एग्जाम। कंपटीशन भी हाई लेवल की। और इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं? इसमें मैथ्स चाहिए PCB वाले स्टूडेंट्स को। ओके, तो मतलब PCB वाले स्टूडेंट्स दे सकते हैं पर उनको मैथ्स आनी चाहिए। ओके, और एंड मैथ्स काइंड ऑफ इजी पूछते हैं, बट इस साल का थोड़ा मुझे पर्सनली डिफिकल्ट लगा मैथ्स का। थोड़ा ना घुमा फिरा के बोर्ड लेवल का पूछा था, बट था क्या कि अब बोर्ड का तो पता ही कितना लेंदी होता है, बहुत ही ज्यादा लेंदी होता है। तो वैसे क्वेश्चन से जो मैं सॉल्व कर नहीं पा रही थी। ठीक है, ओके, बट होता अच्छा है ये एग्जाम। और जनरल एप्टीट्यूड होता है क्या? ये सब होता ही आइसर में होता है जनरल एप्टीट्यूड। सोचने भूल गई एग्जाम। कब दिया था आपने एग्जाम? अभी जून में दिया था। ओके, अभी जून ही जून नहीं। ओके, एक्चुअली बहुत एग्जाम में जनरल एप्टीट्यूड ये सब होता है तो मैं भूल जाती हूँ किस पे। ओके, कोई बात नहीं। तो आपने बहुत सारे एग्जाम्स में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी दिया है ना, तो मतलब आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की भी तैयारी करनी पड़ी? इंग्लिश की भी। इंग्लिश तो इज कॉमन, बट आई मीन CUET इंग्लिश। ओके, एंड एक और एग्जाम रहता है लास्ट विच इज IMU। ये PCB वाले नहीं दे सकते, PCM वाले ही इजीली दे सकते हैं IMU वाला। ओके, आई गेस। हाँ, और इसमें क्या है? इसमें इट्स लाइक रिलेटेड टू हमारी ओशन, नॉटिकल साइंस, शिप्स रिलेटेड स्टफ्स जो होती है। ये वाला एग्जाम आपने भी मैंने दिया था ना? एंड ये इसमें जनरल एप्टीट्यूड होता है, बट द क्वेश्चंस आर लाइक रिलेटेड टू शिप्स एंड इन सब के रिलेटेड होते हैं। तो मुझे ये नहीं पता था, विच वॉज लाइक नेगेटिव पॉइंट मेरे लिए। मुझे लगा जनरल एप्टीट्यूड में ये तो नॉर्मल, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, ये, बट दे आस्क्ड रिलेटेड टू लाइक मेरीन एंड स्टफ्स। ओके, तो एक बार देखना पड़ता है उसके लिए। तो ये हमने PCM वालों के लिए बता दिया, थोड़ा सा हम डाइवर्ट हो गए, बट ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान मिल रहा है आपके भाई बहनों के लिए जिन्होंने PCM ले रखी है तो उनको प्लीज बताना। ओके, ये था एग्जाम। हाँ जी, so thank you so much for watching the video. I hope you got some value out of this. Please like, share and subscribe. And अर्शिया को इतना मुझे मतलब मेहनत लगी ना, आ ही नहीं रही थी, इतनी बिजी रहती है ये पूरा दिन। तो अगर ये आज हमारे साथ ज्वाइन हुई है तो इसके लिए लाइक ठोको। थैंक यू, ओके, बाय।